नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से सॉल्व करने वाले हैं जो आज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप के अंदर प्रोवाइड करवाए गए हैं। जो साथी लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप के अंदर ऐड नहीं हो पाए हैं वो सभी टेलीग्राम पे जाओ और वहाँ पे सर्च करें नर्सिंग चैलेंजर्स और अपने आप को ग्रुप और चैनल के अंदर ऐड ज़रूर कर ले। जब तक आपके एग्जाम नहीं होते तब तक आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो शेयर किए जाएंगे। तो आज के जो भी आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए थे वो सभी के सभी पीडियाट्रिक्स के क्वेश्चंस थे। और एनालिसिस की मैं बात करता हूं तो 3 ऐसे क्वेश्चंस थे जिनमें 50% से अबव कैंडिडेट ने सही जवाब दिया है। बाकी सभी क्वेश्चंस के आप लोगों ने गलत जवाब लिखे हैं। कहीं 34%, कहीं 42%, कहीं 12%, कहीं 20%, इस प्रकार से आप लोगों के सही जवाब आ रहे हैं। तो जिन लोगों ने गलत जवाब दिया है वो सभी अपने क्वेश्चंस को चेक कर लीजिए। और वैसे ऑलमोस्ट ने गलत ही जवाब दिया है। सिर्फ 3 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें 50% से अबव जो है कैंडिडेट ने सही जवाब दिया है। तो सभी लोग अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके क्या आपने जवाब दिए हैं वो चेक कर लीजिए और इनको अच्छे से याद कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके आने वाली हर एक एग्जाम में हेल्प करेंगे। मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन समझाऊंगा और उसका डायरेक्टली आपको आंसर बताऊंगा। बाकी आप ऑप्शंस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो आप देख लीजिएगा। मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा, ठीक है। तो कोशिश करेंगे विद इन 15 टू 20 मिनट इन पूरे क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर ले। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए फटाफट से। ए होम हेल्थ नर्स इज डूइंग द फर्स्ट intake visit for a child who has hemiplegic cerebral palsy. When developing a plan of care for this child, which of the following goals is the priority for the nurse to include in the plan of care? तो देखिए जो होम हेल्थ नर्स है उसके जो पास पेशेंट है या फिर वो एक जो पेशेंट है, जो बच्चा है जिसको वो कैरी कर रही है, वो बच्चा है हेमिप्लेजिक सेरेब्रल पाल्सी का, यानी हेमिप्लेजिक सेरेब्रल पाल्सी उसको हो रखा है। और आप एज नर्सिंग ऑफिसर क्या कर रहे हैं, प्लान ऑफ केयर जो है वो डेवलप कर रहे हैं। तो आपका प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा, मतलब क्या आप गोल जो है इस बच्चे के लिए आप सेट करेंगे यानी प्लान ऑफ केयर करेंगे। पहला ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शंस आप देख लीजिए, मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे आपका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, मॉडिफाई द होम फॉर सेफ्टी, यानी कि जो होम फॉर सेफ्टी है या फिर सेफ एनवायरनमेंट जो है वो बच्चे को मिलना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे को क्या हो रखा है, हेमिप्लेजिक सेरेब्रल पाल्सी। इसमें होता क्या है, बच्चे को मोटार इम्पेयरमेंट जो है वो हो जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट और इंजरीज के रिस्क जो है वो बढ़ जाते हैं। तो अपने को बचाना है बच्चे को किससे, इंजरीज और एक्सीडेंट से। तो अपना पहला और प्रायोरिटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गोल रहेगा वो प्लान ऑफ केयर रहेगा आपका सेफ एनवायरनमेंट या फिर मॉडिफाइंग होम सेफ्टी, ठीक है। तो सेफ एनवायरनमेंट जो है ये इसेंशियल रहेगा बच्चे के वेलबींग के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड स्कूल एज गर्ल हु had an arterial cardiac catheterization. The child tells the nurse that his bandage is wet. On assessment, the bandage and bed are soaked with blood. The nurse must do which of the following फर्स्ट? देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक स्कूल एज गर्ल्स है जिसको कार्डिक डिजीज कंडीशन हो रखी थी जिसकी वजह से उसको आर्टियल कार्डिक कैथेटराइजेशन करना पड़ा, यानी कि कार्डिक कैथेटराइजेशन उसको हो रखा है। और जो गर्ल्स है वो आपको ये कहती है कि मेरे को कुछ जो जहाँ मतलब बैंडेज लगी हुई है वहाँ से गीला गीला जो है वो फील हो रहा है। अब आपने असेसमेंट किया तो आपने देखा कि जो ब्लड है उसकी वजह से उस बच्चे को ये ऐसा फील हो रहा था। अब आपको ये बताना है कि पहला एक्शन आपका यहाँ पे क्या रहेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका जो सही जवाब होगा वो ये होगा, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर एट द साइट एंड 1 इंच अबाउ द कार्डियक कैथेटराइजेशन साइट। आपको क्या करना है, ब्लड वहाँ से मतलब लीकेज हो रखा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट प्रेशर जो है वो अप्लाई करना है। कहाँ पे, जो कैथेटराइजेशन साइट है उससे जस्ट 1 इंच अबाउ, ऊपर की तरफ। तो ये काम आपको यहाँ पे प्रायोरिटी एक्शन में करना है। ओके, देखिए यहाँ पे जो अपन ने बात की है वही है सारी। और यहाँ पे जो इमीडिएट आपको प्रायोरिटी रहेगी वो क्या रहेगी, कंट्रोल द ब्लीडिंग एंड प्रिवेंट फर्दर ब्लड लॉस। जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट करना है और जो ब्लीडिंग हो रही है उसको कंट्रोल करना है, ये आपका पहला प्रायोरिटी एक्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
The nurse is caring for a preschool as child immediately following a open repair of a VSD यानी ventricular septal defect. There has been no drainage from the mediastinal chest tube in the last 2 hours. Based on this finding, what will be the nurse priority intervention? देखिए एक प्री स्कूल बच्चा है जिसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का रिपेयरमेंट किया गया है और कुछ समय से किसी प्रकार का मीडिया चेस्ट ट्यूब से मतलब 2 घंटे से ड्रेनेज नहीं हो रहा है। नो ड्रेनेज मतलब किसी प्रकार का कोई ड्रेनेज नहीं हो रहा है पिछले 2 घंटे से। ये फाइंडिंग आपने देख ली है। अब बताइए आपका यहाँ पे पहला प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा या फिर एज नर्सिंग ऑफिसर आपका क्या प्रायोरिटी इंटरवेंशन होगा। तो यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन थर्ड, इमीडिएट रिपोर्ट दिस फाइंडिंग एज दिस इज लाइफ थ्रेटनिंग। आपको क्या करना है, एससीपी यानी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को तुरंत इमीडिएटली जो है इन्फॉर्म करना है, रिपोर्ट करना है, क्योंकि ये क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। तो अपने आप पे कोई भी रिस्क ना हो इसलिए आपको अपने डॉक्टर को जो है इन्फॉर्म कर देना है। देखिए ये किसको इंडिकेट कर रहा है, कार्डिक टेम्पोनेट को। कार्डिक टेम्पोनेट में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे लैक ऑफ ड्रेनेज फ्रॉम द चेस्ट ट्यूब फॉलोइंग कार्डिक सर्जरी कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग इंडिकेटिंग पॉसिबल कार्डिक टेम्पोनेट या फिर ट्यूब एक्लूजन, इमीडिएट रिपोर्ट नेसेसरी टू प्रॉम्प्ट इंटरवेंशन। देखिए यहाँ पे कार्डिक टेम्पोनेट होने के या फिर ट्यूब ऑक्लूजन होने के बहुत ज़्यादा रिस्क है और इनकी वजह से क्या हो सकता है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जो है डेवलप हो सकती है। तो अपने ऊपर ना लेकर तुरंत ऐसी कंडीशन हो तो तुरंत डॉक्टर साहब को आपको इन्फॉर्म करना है। तो ये आपका बेस्ट एक्शन यहाँ पे रहेगा। बाकी ऑप्शंस आप देखते रहना, अगर क्वेश्चन आता है तो ऐसे के ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए स्कूल एज चाइल्ड is being evaluated for possible glomerulonephritis during the physical exam the nurse recognize which of the following is possible cause। देखिए एक बच्चा है स्कूल एज जिसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से वो बच्चा सफ़र कर रहा है। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप फिजिकल एग्जामिनेशन जब आप बच्चे का करेंगे तो नर्स जानती है, नर्स पहले से जानती है कि ऐसा क्या उस बच्चे में पॉजिटिव या कॉज रहा होगा जिसकी वजह से उसको क्या हुआ है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो वो तो नर्स जानती है तभी बता पाएगी। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे बता दीजिए आपने क्या जवाब लिखा है। देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यानी कि 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ, ट्रीटमेंट फॉर स्टेप थ्रोट विद इन द लास्ट 2 वीक, यानी पिछले 2 वीक से अगर स्टेप थ्रोट इन्फेक्शन हो रखा था और उसका ट्रीटमेंट अगर बच्चे ने लिया है तो उस बच्चे को बहुत ज़्यादा रिस्क है किसके, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने के। तो ये नर्स पहले से ही जानती है कि अगर ऐसा हुआ है मतलब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बच्चे को हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। देखिए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ऑफन फॉलो द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन सच एज स्टेप थ्रोट अकरिंग विद इन ए लास्ट 2 वीक, दिस इज नॉन एज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मतलब जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है इसको पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब बच्चे को ऑलरेडी पहले क्या हुआ था, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ था जिसके वजह से बच्चे को क्या हुआ है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसलिए इसको पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि 2 साल का बच्चा है। देखिए ए 2-year-old child is diagnosed with neuroblastoma. The nurse understands that which of the following test help to determine the extent ऑफ ट्यूमर मेटास्टेसिस। देखिए एक 2 साल का बच्चा है जिसको न्यूरोब्लास्टोमा हुआ है, फिर ट्यूमर कैंसर बनी है। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको ये बताना है कि ये जो बच्चे को कंडीशन डेवलप हुई है इसमें ट्यूमर मेटास्टेसिस को अगर डिटरमाइन करना है तो कौन सा टेस्ट जो है वो बेस्ट रहेगा। तो देखिए यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हेड सीटी, यानी सीटी स्कैन जो है वो बच्चे की करनी पड़ेगी। कंप्यूटेड जो टोमोग्राफी है वो हेड की करनी पड़ेगी जिससे कि जो जो मतलब ट्यूमर है उसको अच्छे से विजुलाइज किया जा सके। ए हेड सीटी स्कैन इज वैल्यूएबल इमेजिंग टेस्ट एंड कैन हेल्प डिटरमाइन द एक्सटेंट ट्यूमर मेटास्टेसिस पर्टिकुलरली टू द ब्रेन और स्कल। जो ट्यूमर मेटास्टेसिस है उसको डिटरमाइन करने के लिए स्पेशली कहाँ पे, ब्रेन और स्कल में मतलब जो ट्यूमर मेटास्टेसिस है वो हो सकता है, तो उसको डिटरमाइन करने के लिए सीटी स्कैन जो है वो बेस्ट टेस्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A 3-year-old child is congestive heart failure resulting from an underlying congestive heart defect is prescribing digoxin and furosemide. Which of the following assessment finding is most concerning? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक 3 साल का बच्चा है जिसको CHF यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हुआ है और ये
कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट की वजह से बच्चे को हुआ है। अब इस बच्चे को प्रेस्क्राइब की गई है फिजिशियन के द्वारा डाइजोक्सिन एंड फ्रोसमाइड। ये टैबलेट्स बच्चे को दी जा रही है, डाइजोक्सिन और फ्रोसमाइड जो है वो दी जा रही है। अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि ऐसी कौन सी वो फाइंडिंग है जो मोस्ट कंसर्नेबल है। बच्चे को डाइजोक्सिन फ्रोसमाइड दिया जा रहा है, तो ऐसे क्या कंडीशन डेवलप हो जाए जो कि कंसर्नेबल रहेगी। देखिए यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, एन एपिकल पल्स इज 70 बीट्स पर मिनट एंड वॉमिटिंग। अगर ये कंडीशन बच्चे में डेवलप हो रही है तो ये कंसर्नेबल है। तुरंत आपको क्या करना है, जो भी मेडिकेशन है उसको स्टॉप करना है और फिजिशियन को नोटिफाई करना है। तो ये कंडीशन आपको जो है कंसर्नेबल रहेगी यहाँ पे, ये आपको पता रखना होगा, मतलब ध्यान रखना होगा। चलिए, एपिकल पल्स इज 70 बीट्स पर मिनट एंड वॉमिटिंग कंसर्निंग बिकॉज देयर मे बी इंडिकेट डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी। ए लो हार्ट रेट यानी ब्रेडिकार्डिया इन चाइल्ड ऑन डाइजोक्सिन रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन। डाइजोक्सिन जब भी बच्चों को दिया जाता है, आप सभी को पता होगा, लेस देन 70 बीट्स पर मिनट, मतलब लेस देन 60 बीट्स पर मिनट एडल्ट्स वन में मानी जाती है, मतलब बच्चों में भी मानी जाती है। अगर इनसे कम अगर एपिकल पल्स जो है आ रही है तो उनके लिए डाइजोक्सिन जो है स्टॉप किया जाता है, मतलब उनको विड्रॉल किया जाता है, उनको एडमिनिस्टर नहीं किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। तो यहाँ पे भी वही है सेम। डाइजोक्सिन टॉक्सिसिटी को इंडिकेट कौन करता है, ब्रेडिकार्डिया, मतलब लो हार्ट रेट। और अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है तो वो आपके लिए क्या रहेगी, कंसर्नेबल। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नर्स इज अंडरस्टैंड्स दैट द pre-operative period the infant with a meningomyocele मस्ट बी प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन। देखिए, एक बच्चा है जिसको माइलो मेनिंगोसिली हो रखा है और प्री ऑपरेटिव पीरियड में उस बच्चे को कौन सी पोजीशन में रखना है, ये आपको सिंपल सा पूछा गया, मतलब ऑपरेशन से पहले की बात हो रही है। ओके, तो देखिए यहाँ पे माइलो मेनिंगोसिली हो रखा है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है ये एक प्रकार का। तो यहाँ पे मतलब बच्चे को कौन सी पोजीशन देनी है, तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। प्रेशर आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, मतलब सुपाइन पोजीशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है, ठीक है। ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन ये भी नहीं देनी, क्योंकि वो भी सुपाइन टाइप की ही होती है। साइडलाइन पोजीशन भी नहीं देनी है। जो आपको देनी है वो कौन सी देनी है, प्रॉन पोजीशन। प्रॉन पोजीशन देनी है एंड विथ हिप फ्लेक्स्ड विथ एंड लेग्स एब्डक्टेड। हिप फ्लेक्स्ड रहनी चाहिए और लेग जो है एब्डक्टेड रहनी चाहिए। ये पोजीशन माइलो मेनिंगोसिली के बच्चे को आपको एडमिनिस्टर करनी है। कब, प्री ऑपरेटिव पीरियड में, या फिर ऑपरेशन से पहले जो भी बच्चा है उसको ऑपरेशन से पहले की जो भी मतलब उसकी लाइफ है उस दौरान ये पोजीशन उसको मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। प्रॉन विथ हिप फ्लेक्स एंड लेग्स एब्डक्टेड इज द बेस्ट पोजीशन टू अवॉइड प्रेशर ऑन द माइलो मेनिंगोसिली सैक। तो मतलब ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया कि वो आपको प्रेशर जो है वो अवॉइड करना है। तो प्रेशर अवॉइड कैसे कर सकते हैं, प्रॉन पोजीशन देकर। प्रॉन पोजीशन के साथ में ये जो हिप फ्लेक्स्ड और लेग एब्डक्टेड है, ये पोजीशन आपको मेंटेन करके रखना है, जिससे ट्रॉमा भी प्रिवेंट होगा एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बिफोर सर्जिकल रिपेयर। सर्जिकल रिपेयर से पहले किसी प्रकार से जो इन्फेक्शन के रिस्क है वो भी रिड्यूस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट who is post-operative following placement of a hollow waist to manage a cervical vertebral fracture. Which of the following actions should the nurse take? एक बच्चा है जिसको सर्वाइकल वर्टिब्रल फ्रैक्चर हुआ है और उसको हेलो वेस्ट जो प्लेसमेंट है, मतलब लगा हुआ है। हेलो वेस्ट आपने देखा होगा बिल्कुल नेक में, मतलब जो सर्वाइकल इंजरी है वो जब होती है या सर्वाइकल फ्रैक्चर होता है तो एक इस प्रकार से मतलब नेक पे लगाते हैं, ये हेलो वेस्ट होता है। पिक्चर यानी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा वो भी। तो इस प्रकार से मतलब हेलो वेस्ट जो है वो अप्लाई किया जाता है। अब यहाँ पे ये पूछा गया है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर यहाँ पे आप पहला एक्शन क्या लेंगे। ऐसे पेशेंट को आप कैरी कर रहे हैं जिसका पोस्ट ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन हो चुका है और हेलो वेस्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन डी। ऑपरेशन के बाद में हेलो वेस्ट लगा हुआ है तो आपका मेन जो इंपॉर्टेंट कार्य रहेगा वो क्या रहेगा, असिस्ट द पिन साइट फॉर इन्फेक्शन वंस एवरी अदर डे। यानी कि हर दिन आपको पिन साइट केयर जो है वो करनी है ताकि किसी प्रकार से इन्फेक्शन ना हो। तो ये यहाँ पे आपका प्रायोरिटी एक्शन रहेगा। पिन साइट केयर इज क्रूशियल टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। पिन साइट केयर जो है वो आपका क्रूशियल एक्शन रहेगा जिससे कि इन्फेक्शन से प्रिवेंट अपन कर सकते हैं। द नर्स शुड असेस द पिन साइट रेगुलरली फॉर द साइन ऑफ इन्फेक्शन सच एज रेडनेस, स्वेलिंग, ड्रेनेज एंड इंक्रीज पेन। यानी कि जो नर्स है वो अर्ली साइन यानी कि जो साइन इन्फेक्शन के उनको कैसे असेस कर सकती है,
पिन साइड पे रेडनेस हो, स्वेलिंग हो या फिर ड्रेनेज हो रहा हो ज़्यादा, या फिर पेन जो है वो इंक्रीज हो, तो इनसे पता लगा सकती है नर्स कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए नर्स इज इवेल्युएटिंग ए पेन लेवल फॉर ए टॉडलर्स हु इज कॉग्निटिवली impaired to non-pharmacologic intervention. Which of the following pain scales should the nurse use to evaluate the toddler's pain level? टॉडलर्स होते हैं 1 से 3 साल वाले। तो यहाँ पे देखिए कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का बच्चा है और उसको नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन दिया जा रहा है, तो बच्चे में जो पेन का लेवल है उसको इवेल्युएट आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर करना है। तो आपको ये पूछना चाह रहा है कि आप किस प्रकार से बच्चे का पेन का जो लेवल है उसको इवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ पेन स्केल दे रखे हैं, इनमें से कौन सा जो पेन स्केल है वो बेस्ट रहेगा इस टॉडलर्स के पेन लेवल को असेस करने के लिए। तो पहला है फ्लैश यानी FLACC, नेक्स्ट है विजुअल एनालॉग, नेक्स्ट है फेसेज, नेक्स्ट है क्राइज। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ने विजुअल एनालॉग लिखा है, किसी ने फेसेज लिखा है, किसी ने क्राइज लिखा है, तो ये सारे के सारे गलत जवाब है। यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा फ्लैश यानी FLACC, ये आपका यहाँ पे सही जवाब रहेगा। FLACC का मतलब है फेसेज, लेग्स, एक्टिविटी, क्राई एंड कंसलेबिलिटी। तो यहाँ पे देखिए जो आपके विजुअल एनालॉग है, फेस है, क्राइज, मतलब सारी चीज़ें आ गई। जो फ्लैश जो स्केल है इससे आप पेन को असेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फेस भी आ गया आपका, लेग्स एक्टिविटी भी आ गई, क्राई जो है वो भी आ गया आपका, कंसलेबिलिटी भी आ गई। तो ये स्केल जो है ये बेस्ट स्केल है जिससे कि टॉडलर्स के पेन को असेस कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कॉग्निटिव इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनमें अगर पेन को असेस करना है तो FLACC स्केल जो है वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, इट रिलाइज टू ऑब्जर्वेबल बिहेवियर रेदर देन सेल्फ रिपोर्ट। सेल्फ रिपोर्ट से बेटर रहेगा, ये ऑब्जर्वेशन मेथड है जो कि अच्छा है टॉडलर्स के पेन असेसमेंट के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे इस सेशन का, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर ए चाइल्ड who is in the acute stage of nephrotic syndrome. Which of the following interventions should the nurse include in the plan of care? देखिए यहाँ पे एक बच्चा है जिसको acute stage of nephrotic syndrome हो रखा है, और यहाँ पे ये पूछा गया है कि आप प्लान ऑफ केयर के लिए एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या यहाँ पे इंटरवेंशन आपका रहेगा। तो आपको पता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम जब होगा तो बच्चे को प्रोटीनूरिया भी होगा, हाइपरलिपिडेमिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, वेट द चाइल्ड वंस पर डे, यानी कि एडिमा की कंडीशन में बच्चे को डेवलप होगी। प्रोटीनूरिया होगा मतलब बच्चे को एडिमा डेवलप होगा ही होगा। तो यहाँ पे एडिमा डेवलप होगा मतलब फ्लूइड रिटेंशन होगा, फ्लूइड रिटेंशन होगा तो बच्चे में वेट गेन होगा। तो यहाँ पे वेट जो है बच्चे का पर डे जो है एक बार चेक करना ही करना है। ये आपका यहाँ पे प्लान ऑफ केयर एज ए नर्सिंग ऑफिसर इंटरवेंशन रहेगा। तो ऑप्शन सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। डेली वेट मॉनिटरिंग इज क्रूशियल इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम टू असेस फ्लूइड रिटेंशन एंड इट्स इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे जो मतलब फ्लूइड रिटेंशन और इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट को अगर सही से आपको जांचना है, असेस करना है, तो डेली वेट जो है मॉनिटरिंग वो आपका बेस्ट एक्शन रहेगा। वेट गेन इंडिकेट फ्लूइड एक्यूमुलेशन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा तो प्रोटीनूरिया होगा, प्रोटीनूरिया होगा तो मतलब बच्चे को एडिमा होगा। एडिमा की कंडीशन कब होती है, जब फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। फ्लूइड एक्यूमुलेशन को अगर डिटरमाइन करना है, असेस करना है, तो वेट जो है डेली मेजरमेंट आपको ज़रूरी है। बाकी वेट गेन किससे होगा, फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से। तो ये आपका यहाँ पे क्रूशियल असेसमेंट रहेगा डेली वेट मॉनिटरिंग। तो ये थे 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनके आपको आंसर कीज मैंने प्रोवाइड करवा दी है। नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें मतलब नेक्स्ट डे भी आपको 10 क्वेश्चंस पीडियाट्रिक के ही मिलेंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे, और उनके आंसर्स भी आपको उसी दिन शाम को प्रोवाइड करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।